तो चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। ऑफिस में रोज का काम चल रहा है और अचानक एक गवर्नमेंट एनवेलप आता है। ऊपर बड़े लाल अक्षरों में लिखा है अर्जेंट। देखिए, किसी भी बिजनेस ओनर के लिए ना ऐसे नोटिस आना सच में किसी बुरे सपने जैसा होता है। खास करके तब जब उसके अंदर साफ साफ लिखा हो कि इसे इग्नोर करने पर भारी फाइनेंशियल पेनल्टी लग सकती है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही नोटिस की सच्चाई जानने वाले हैं जिसने आजकल काफी बिजनेस सर्कल्स में नींदें उड़ा रखी हैं, जिसे ASISS रिटर्न नोटिस कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। अब जैसे ही ये अर्जेंट लिफाफा हाथ में आता है, दिमाग में सवालों की पूरी झड़ी लग जाती है। सबसे पहला ख्याल तो यही आता है कि भाई ये एसएस आखिर किस बला का नाम है। फिर तुरंत डर लगने लगता है कि क्या ये कोई नया इनकम टैक्स नोटिस है या कोई पुरानी टैक्स कंप्लायंस छूट गई थी क्या। और सबसे बड़ा डर, क्या अब बिजनेस पर कोई भयानक पेनल्टी लगने वाली है। ऐसे में पैनिक करना बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है। और सच बताऊं, इन्हीं सवालों की वजह से घबराहट में अक्सर गलत कदम उठाए जाते हैं। इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक वेल एस्टैब्लिश्ड सर्विस फर्म को जब पहली बार ये डॉक्यूमेंट ईमेल और पोस्ट से मिला तो उन्हें लगा कि अरे ये तो कोई स्पैम ईमेल होगा या फिर कोई रूटीन नॉन मैंडेटरी सर्कुलर होगा जिसे आराम से इग्नोर किया जा सकता है। उन्होंने इसे साइड में रखा और भूल गए। पर पता है क्या हुआ? कहानी वहां खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद एक और लेटर आया और इस बार एक बेहद सख्त लीगल रिमाइंडर था जिसमें आगे की सख्त कार्यवाही की डायरेक्ट वार्निंग दी गई थी। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि इस डॉक्यूमेंट को हल्के में लेना कितनी बड़ी भूल थी। मतलब ऐसे नोटिस को स्पैम समझकर छोड़ देना सीधे सीधे लीगल मुश्किलों को दावत देना है। लेकिन थोड़ा शांत होते हैं और एक्चुअल फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। ये ASISSC का असल मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज। और सबसे बड़ी बात, ये नोटिस कोई टैक्स रिकवरी ड्राइव या इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल एक सरकारी सर्वे है जिसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO कंडक्ट करता है। NSO हमारे देश के इकोनॉमिक डेटा को इकट्ठा करने वाली सबसे बड़ी और प्रामाणिक बॉडी है। इनका मेन काम है देश के सर्विस सेक्टर का एक एक्यूरेट डिटेल्ड मैप तैयार करना। तो फंडामेंटली ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक डेटा गैदरिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है जिसका इकलौता मकसद हमारी इकोनॉमी को बेहतर ढंग से समझना है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। भले ही ये एक सर्वे है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसमें हिस्सा लेना ऑप्शनल है। इसका लीगल फ्रेमवर्क बेहद मजबूत है। ये सर्वे कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंतर्गत आता है। इस एक्ट का सीधा सा मतलब ये है कि सरकार के पास लीगली ये अधिकार है कि वो देश के बिजनेसेस से उनका स्टैटिस्टिकल डेटा मांग सकें, और जो भी बिजनेसेस सिलेक्ट होते हैं वो लीगली बाउंड है ये डेटा प्रोवाइड करने के लिए। इसे किसी आम कस्टमर फीडबैक फॉर्म की तरह ट्रीट मत कीजिएगा। रिस्पॉन्स देना पूरी तरह से मैंडेटरी है और इसके पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी है। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये नोटिस भेजा किसे जाता है? क्या देश के हर छोटे बड़े बिजनेस को ये भरना ही है? जी नहीं, इसका एक बड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। ये नोटिस सिर्फ उन सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस को भेजा जाता है जो कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के तहत रजिस्टर्ड हैं या फिर LLP एक्ट 2008 के तहत आते हैं। और हाँ, इसके साथ एक और बड़ी जरूरी शर्त है, उनका GST रजिस्टर्ड होना भी अनिवार्य है। सरकार अपने इतने बड़े डेटाबेस से इन्हीं क्राइटेरिया को मीट करने वाले बिजनेसेस को स्पेसिफिक सैम्पलिंग मेथड से सिलेक्ट करती है। तो जो एंटिटीज इन कैटेगरीज में फिट बैठती हैं उन्हें ये लीगली बाइंडिंग नोटिस मिलना तय है। चलिए इस पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करते हैं, खास करके इससे जुड़े सबसे बड़े मिथ को तोड़ते हुए। देखिए, जब भी किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रिटर्न या नोटिस जैसे शब्द आते हैं ना, तो दिमाग तुरंत इनकम टैक्स की तरफ भागता है। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ASI से कोई इनकम टैक्स प्रोब, रेड या स्क्रूटनी नोटिस बिल्कुल नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये स्ट्रिक्टली और प्योरली एक स्टैटिस्टिकल सर्वे है। इसका ऑब्जेक्टिव किसी पर टैक्स चोरी का इल्जाम लगाना या किसी भी तरह का ऑडिट करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक हेल्थ को मापना है। अब सवाल ये है कि जब ये टैक्स कलेक्शन के लिए है ही नहीं, तो सरकार इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है। आज हमारे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर पर टिका हुआ है, राइट? सरकार को बेहतर न्यू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डीप मार्केट रिसर्च और सटीक इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए एकदम ग्राउंड लेवल डेटा चाहिए होता है। जब तक सरकार को ये नहीं पता होगा कि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कहाँ हो रही है, किन एरियाज में जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं या कहाँ सपोर्ट की जरूरत है, तब तक देश के विकास के लिए सही पॉलिसीज आखिर बनेंगी कैसे? बस यही वजह है कि ये डेटा देश के इकोनॉमिक फ्यूचर की प्लानिंग के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस सर्वे फॉर्म के अंदर आखिर मांगा क्या जाता है? चलिए देखते हैं।
इस पूरे डेटा को बेसिकली 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है बिजनेस डिटेल्स, जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस और ओनरशिप की बेसिक जानकारी आती है। दूसरा और सबसे सेंसिटिव हिस्सा है फाइनेंशियल्स, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, टर्नओवर, इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स देनी होती हैं। और तीसरा हिस्सा है ऑपरेशंस। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स, कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और बिजनेस में डिजिटल टूल्स का कितना यूज हो रहा है, ये सब बताना होता है। सुनने में शायद ये काफी लंबा लगे, पर फंडामेंटली ये एक बिजनेस का बेसिक हेल्थ कार्ड ही है जो रिपोर्ट करना होता है। अब इतना सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा शेयर करते वक्त प्राइवेसी और सेफ्टी की चिंता होना तो बिल्कुल लाजमी है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा रिलीफ फैक्टर है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच डेटा आइसोलेशन कितने बढ़िया तरीके से काम करता है, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। NISS सर्वे में दिया गया एक आंकड़ा हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट खुद इस बात की गारंटी देता है कि ये डेटा किसी भी हाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी और टैक्स एजेंसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इस डेटा का उपयोग सिर्फ मैक्रो लेवल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ही होता है। इसलिए डेटा प्राइवेसी को लेकर जो भी चिंताएं हैं, वो इस केस में पूरी तरह से निराधार हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, डेटा 100% सेफ होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस फॉर्म को भरने में थोड़ी सी भी ढील बरतें, क्योंकि इस प्रोसेस का एक बेहद स्ट्रिक्ट काउंटडाउन होता है। जिस दिन ये नोटिस इशू होता है, वहीं से घड़ी शुरू हो जाती है। अगर शुरुआती नोटिस को इग्नोर किया गया तो ठीक 15 दिन बाद एक ऑफिशियल और सख्त लीगल रिमाइंडर इशू कर दिया जाता है। और अगर उस रिमाइंडर के बाद भी फॉर्म फिल नहीं हुआ तो 30 दिन आते आते भारी फाइनेंशियल पेनल्टीज इंपोज की जा सकती हैं। सरकार इस टाइमलाइन को इतनी स्ट्रिक्टली इसलिए फॉलो करती है क्योंकि नेशनल स्टैटिस्टिक्स में जरा सी भी देरी पूरे देश के इकोनॉमिक एनालिसिस साइकिल को हिलाकर रख सकती है। तो अब पैनिक को साइड में रखते हैं और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच पर आते हैं। अगर ये नोटिस आ गया है तो क्या करें? एक 4 स्टेप का सिंपल सिस्टमैटिक एक्शन प्लान फॉलो करना सबसे बेहतर रास्ता है। पहला स्टेप, नोटिस को अच्छी तरह वेरीफाई करें कि वो जेन्युइन और ऑफिशियल NSO पोर्टल से ही आया है। दूसरा स्टेप, डेडलाइन डेट को कैलेंडर में स्ट्रिक्टली मार्क कर लें। तीसरा स्टेप, अपनी अकाउंटिंग टीम के साथ मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और मांगी गई बाकी डिटेल्स रेडी रखें। और आखिरी चौथा स्टेप, फॉर्म को पूरे ध्यान से फिल करके बिना किसी देरी के सबमिट कर दें। ये एक सिंपल डिसिप्लिन प्रोसेस है जो फॉलो करना ही चाहिए। यहां पर कंप्लायंस एक्सपर्ट्स एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रो टिप देते हैं। देखिए, जब ASFIC फॉर्म में फाइनेंशियल डेटा फिल किया जाता है तो एक कंफ्यूजन अक्सर रहता है कि क्या ये सारे फिगर्स पुराने GST या इनकम टैक्स रिटर्न से एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि डेटा में ओवरऑल कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए, पर एग्जैक्ट पेनी फॉर पेनी यानी एक रुपए का मैच होना अनिवार्य नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल सर्वे और टैक्स रिपोर्टिंग के पैरामीटर्स थोड़े अलग हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि नंबर्स इतने ड्रास्टिकली अलग ना हो कि वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगने लगें। ये लॉजिकल बैलेंस बनाए रखना एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस प्रैक्टिस है। तो इस डीप डाइव को रैप अप करते हुए चलिए एक क्विक रिकैप पर नजर डालते हैं। सबसे मेन बात, ASA एक नेशनल लेवल का गवर्नमेंट सर्वे है, कोई टैक्स रेड या इन्वेस्टिगेशन नहीं। दूसरा, ये लीगली 100% मैंडेटरी है, इसमें छूटने का कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा, इसमें सबमिट किया गया सारा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा पूरी तरह से सेफ और कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस डॉक्यूमेंट को किसी भी हालत में इग्नोर करने की भूल ना करें, वरना पेनल्टीज तय हैं। इन 4 कोर पिलर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। इन सारी डिटेल्स को क्लियरली समझने के बाद एक बड़ा और थोड़ा गहरा सवाल सामने आता है। ये तो क्लियर है कि डेटा सेफ है और कंप्लायंस मैंडेटरी है, लेकिन क्या हमारे देश के सभी छोटे और मझोले बिजनेसेस सच में इस लेवल की डिटेल्ड और एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड लेवल पर तैयार हैं? क्या हमारे सिस्टम में इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के ये डेटा सीमलेसली प्रोवाइड किया जा सके? इस पर विचार करना सच में जरूरी है। खैर, अगर ये विश्लेषण इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट्स में ऐसे से लिखिए और कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनिए। अगले सेशन में इस फॉर्म को एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप फिल करने के प्रोसेस को एक्सप्लोर किया जाएगा। तब तक के लिए डेटा ड्रिवन रहिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अपडेट रहिए।